नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की नई जनसंख्या नीति। आबादी से जुड़े सभी पैमानों का ध्यान रख जनसंख्या नियंत्रण पर रहेगा जोर। 2021 से 2030 तक के लिए बनाई गई है यह पॉलिसी। मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद अब कैबिनेट समितियों में भी बदलाव। केंद्र सरकार में बड़े फैसले लेती हैं कैबिनेट समितियां। 1961 के कार्य संचालन नियमों के तहत होता है इन समितियों का गठन। पटना में जल्द शुरू होगा देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। देश में नदी डॉल्फिन्स के संरक्षण को मिलेगी मजबूती। प्रोजेक्ट टाइगर के जैसे ही अब डॉल्फिन्स को भी मिल सकेगा संरक्षण। अब पड़ोसी देश भूटान में भी भीम यूपीआई की सुविधाएं शुरू। दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने मिलकर लॉन्च की सुविधा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने की है पहल। और देश में मानसूनी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का कहर। कई इलाकों से मौत की खबरें आई सामने। बादलों में बड़े तापमान अंतर के चलते चमकती है बिजली। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की कवायद शुरू हो चुकी है। 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने नई राज्य जनसंख्या नीति 2021 से 30 सामने रखी है। इससे पहले वर्ष 2000 में राज्य ने अपनी पहली जनसंख्या नीति लॉन्च की थी। नई पॉलिसी में 2026 तक TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.7 से कम करके 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कोशिश ये भी रहेगी कि इसे 2030 तक कम करके 1.7 तक पहुंचा दिया जाए। TFR एक महिला द्वारा उसके पूरे प्रजनन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या को बताता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार नीति में गर्भनिरोधक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। लक्ष्य है कि 2026 तक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट को 31.7 से बढ़ाकर 45 कर दिया जाए, जबकि 2030 तक इसे 52 करने का टारगेट रखा गया है। यही नहीं, पुरुषों के गर्भनिरोधक तरीकों में भी सुधार करने पर जोर दिया गया है। कोशिश रहेगी कि इन तरीकों के इस्तेमाल को 10.8 से बढ़ाकर 2026 तक 15.1 कर दिया जाए, वहीं 2030 तक 16.4 कर दिया जाए। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट उन महिलाओं का प्रतिशत होता है जो अपने प्रजनन काल में कभी न कभी गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल करती हैं। आम भाषा में CPR बताता है कि कितनी महिलाएं इस दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं का प्रजनन काल आमतौर पर 15 से 49 साल की उम्र तक का माना जाता है। CPR में महिलाओं के साथ साथ उनके साथी को भी गिना जाता है। अब आते हैं MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर। पॉलिसी में बताया गया है कि सरकार इस बात पर जोर देगी कि MMR 197 से घटाकर 150 हो जाए और उसके बाद 98। वहीं IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 43 से घटाकर 32 और फिर 22 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 5 साल से कम के बच्चों के मामले में IMR को 47 से 35 और फिर 25 करने की बात पॉलिसी में है। MMR एक खास आंकड़ा है जो बताता है कि एक साल में 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी मातृत्व मौतें हुई हैं। जब किसी महिला की मौत गर्भावस्था के दौरान या फिर गर्भ गिरने के 42 दिन के भीतर हो जाती है तो उसे मातृत्व मृत्यु कहते हैं। जब एक बच्चे की मृत्यु उसके 1 साल पूरे हो जाने से पहले हो जाती है तो इसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। अगर इन्हीं मौतों की संख्या को हम प्रति 1000 जीवित जन्मों के हिसाब से गिन लें तो इसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो इसे 64.3 से बढ़ाकर 2030 तक 69 करने का लक्ष्य है, जबकि 0 से 6 साल तक के बच्चों के मामले में लिंगानुपात को 2030 तक 919 करने का टारगेट रखा गया है। उधर बढ़ती जनसंख्या पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक बिल भी तैयार किया है। बिल का नाम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण बिल 2021। बिल में 2 बच्चों की नीति को लागू करने का जिक्र है। ड्राफ्ट के मुताबिक इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जिसके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसे कई सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा। राज्य का ऐसा कोई भी व्यक्ति स्थानीय निकायों में चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके अलावा उसे न तो सरकारी नौकरी का हिस्सा बनाया जाएगा और न ही नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदों को भी रोक दिया जाएगा। साथ ही राशन कार्ड यूनिट को 4 लोगों तक सीमित किया जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि इस बिल में सिर्फ पाबंदियों की ही बात है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स को मानेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी बिल में कई प्रावधान हैं। ऐसे किसी भी कर्मचारी को पूरी सेवा अवधि के दौरान 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। कर्मचारी को 12 महीने तक की मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव भी दी जा सकती है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में भी 3% का इजाफा किया जाएगा। ड्राफ्ट में इस कानून को लागू करने के लिए एक स्टेट पॉपुलेशन फंड बनाने की बात कही गई है। एनजीओज को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे लोगों के बीच फैमिली प्लानिंग और गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। ये एनजीओज ऐसे केंद्र के तौर पर भी काम करेंगे जहां प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज, जन्म और मौत के संबंध में अनिवार्य पंजीकरण होगा। बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कोर्स में जनसंख्या नियंत्रण का एक अनिवार्य विषय जोड़ा जाएगा। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बड़े बदलाव किए गए थे। फिर से गठित हुई इस मंत्रिपरिषद में कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया गया तो कुछ का प्रमोशन। इन बदलावों के साथ ही केंद्र की जो कैबिनेट कमेटीज हैं, उनमें भी बदलाव हुए हैं। केंद्र में कुल 8 ऐसी कमेटीज हैं जो कुछ खास मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें शामिल हैं नियुक्तियों पर कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर, निवेश और समृद्धि पर कैबिनेट समिति और रोजगार एवं कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। इनमें 2 समितियों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। आवास पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। वहीं संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की कमान रक्षा मंत्री को सौंपी गई है। चलिए अब कैबिनेट कमिटीज और दूसरी मुख्य बॉडीज के बारे में जान लेते हैं। संघ के स्तर पर सबसे बड़ा निकाय मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें सभी मंत्रियों यानी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसका जिक्र हमें अनुच्छेद 74 में मिलता है। अब इसी मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल बनाया जाता है, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल का जिक्र हमें अनुच्छेद 352(3) में मिलता है। हम जब इन कैबिनेट कमिटीज की बात करते हैं तो इनका जिक्र हमें संविधान में नहीं मिलता, यानी इन समितियों को गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय कहा जा सकता है। इन समितियों को कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनाया जाता है, हालांकि दूसरे मंत्रियों को भी इनमें कभी कभी शामिल कर लिया जाता है। ये समितियां ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत गठित की जाती हैं। इन नियमों को अनुच्छेद 77(3) के तहत बनाया गया है। पिछले काफी दिनों से जम्मू और कश्मीर में होने वाले परिसीमन की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दलों से बातचीत की थी। इसमें मोटे तौर पर जम्मू और कश्मीर के डिलिमिटेशन पर ही जोर दिया गया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन भी किया जा चुका है और इस आयोग की कमान पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। आयोग ने इस मामले में साफ किया है कि परिसीमन के दौरान टोपोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति, संचार के साधनों आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा। 83 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर यूटी की विधानसभा में अब परिसीमन के बाद 7 सीटें और जुड़ जाएंगी। वहीं कोशिश की जाएगी कि एससी और एसटी समुदाय के लोगों को भी पर्याप्त मौका मिले, जिसके लिए कुछ सीटों को आरक्षित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय के लिए किसी सीट को आरक्षित रखा जाएगा। आइए समझते हैं परिसीमन क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों होती है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 से। इस आर्टिकल में साफ है कि हर जनगणना के बाद राज्यों के लिए लोकसभा सीटों का जो आवंटन है उसे रीएडजस्ट किया जाएगा। साथ ही राज्यों को कुछ भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। यह काम एक आयोग करेगा जिसका गठन संसद के एक कानून के जरिए होगा। इस आयोग को ही परिसीमन आयोग कहा जाता है। परिसीमन एक खास प्रक्रिया है जिसमें संसदीय और विधानसभा सीटों की सीमाओं को तय किया जाता है। सीमाएं तय करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या लगभग बराबर रहे, यानी ऐसा ना हो कि एक विशेष क्षेत्र में काफी अधिक जनसंख्या पर प्रतिनिधि केवल एक और दूसरे क्षेत्र में कम जनसंख्या पर भी एक ही प्रतिनिधि हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सीटों के परिसीमन के मामले में आखिर विवाद कहां है? दरअसल अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर के पास अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा था। इस वजह से यहां विधानसभा सीटों का परिसीमन भारत के संविधान से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक होता रहा। इस आधार पर घाटी में अभी तक जो परिसीमन हुआ उस पर देश के बड़े दलों को ऐतराज है। कुछ दलों का मानना है कि जम्मू क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि कश्मीर क्षेत्र को कम जनसंख्या होने के बाद भी अधिक प्रतिनिधित्व मिला है।
अब जब कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन हो रहा है, तब स्थानीय दलों का आरोप है कि अब जम्मू क्षेत्र को कश्मीर के मुकाबले अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल को फिर से आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस बार आयोग के कार्यकाल का यह 11वां विस्तार है। इस विस्तार की सूचना बाद में राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन के जरिए देंगे। अनुच्छेद 340 एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस आयोग में कितने सदस्य होंगे, यह राष्ट्रपति ही तय करते हैं। यह आयोग पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करता है। इस वर्ग में उन लोगों की स्थिति की पड़ताल की जाती है जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। अनुच्छेद 340 के तहत गठित यह आयोग सिफारिश करता है कि इस वर्ग के सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आयोग जो भी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि वह उसे संसद के सामने रखें। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में अनुच्छेद 342A में बताया गया है। अनुच्छेद 342A के मुताबिक राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। हालांकि संसद एक कानून बनाकर इस केंद्रीय सूची में किसी वर्ग को जोड़ सकती है या हटा सकती है। आपको बता दें कि संविधान में यह अनुच्छेद 2018 में 102वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इन वर्गों की शिकायतों को सुनने और उनके कल्याण के लिए संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान भी है। इस आयोग का जिक्र हमें अनुच्छेद 338B में मिलता है। यह अनुच्छेद भी संविधान में 102वें संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया। अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 338B के तहत गठित आयोगों के संबंध में आपको उलझन न हो, इसके लिए आपको बता दें कि अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग इन वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें करता है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 338B के तहत गठित आयोग को कई शक्तियां हैं। यह आयोग कुछ मामलों में सिविल कोर्ट तक की शक्ति रखता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने एक नई योजना शुरू की है। योजना का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यानी अब रिटेलर सीधे इन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। यह योजना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगी। आरबीआई के मुताबिक इस योजना के तहत लोगों को सुविधा मिलेगी कि वे आरबीआई के साथ एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलें। इस आरडीजी अकाउंट को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खोला जा सकेगा। गिल्ट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसे सरकारी प्रतिभूतियों को रखने और उन्हें मेंटेन करने के लिए खोला जाता है। इस पोर्टल के जरिए सभी रजिस्टर्ड यूजर्स को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राइमरी इश्यूएंस का एक्सेस मिल सकेगा। प्राइमरी इश्यूएंस यानी प्राथमिक निकासी को हम प्राइमरी ऑफरिंग भी कहते हैं। जब किसी कंपनी के स्टॉक्स को बिक्री के लिए पहली बार रिलीज किया जाता है तो उसे ही प्राइमरी ऑफरिंग कहा जाता है। इसके अलावा इस पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड यूजर्स एनडीएसओएम तक भी पहुंच सकेंगे। एनडीएसओएम का पूरा नाम है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। आरबीआई ने इस प्रणाली की शुरुआत साल 2005 में की थी। यह एक ऑर्डर ड्रिवन ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जारी कर सकती हैं। ये कुछ खास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका व्यापार किया जा सकता है। यह प्रतिभूतियां सरकार के ऋण की जिम्मेदारी को बताती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड जी सिक्योरिटीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल्स और डेटेड जी सिक्योरिटीज दोनों जारी कर सकती है। वहीं राज्य सरकार केवल डेटेड सिक्योरिटीज जारी कर सकती है। इन्हें ही स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक सोने के मुकाबले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित है। इसकी मुख्य वजह है सरकारी सुरक्षा और समय पर मूलधन के साथ ब्याज का भुगतान। इसके अलावा नकद की जरूरत पड़ने पर इन्हें सेकेंडरी मार्केट में आसानी से बेचा भी जा सकता है। सरकार ने फैसला किया है कि वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कुछ बदलाव करेगी। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। जो नए बदलाव होंगे उनमें शामिल बातों को हम आपको बता देते हैं। इस फंड के लिए योग्यता के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्यीय कोऑपरेटिव फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन और स्वयं सहायता समूहों को भी इसके लिए योग्य माना जाएगा। वर्तमान में इस योजना के तहत एक लोकेशन के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए ब्याज अनुदान दिया जाता है, लेकिन इस दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। अब अगर कोई भी योग्य इकाई अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट्स लगाती है तो उन सभी प्रोजेक्ट्स को इस तरह की मदद मिल सकेगी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की इकाई ऐसे 25 प्रोजेक्ट्स ही लगा सकेगी। वहीं स्टेट एजेंसीज आदि के लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं है। इसके आगे एपीएमसीज यानी एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज के हर एक प्रोजेक्ट को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज अनुदान मिल सकेगा। नए बदलावों में सबसे बड़ी बात यह कि अब इस योजना की पूरी अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 13 साल कर दिया गया है, जो कि 2032-33 तक रहेगी। वहीं वित्तीय सुविधा को 2025-26 तक के लिए 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक मध्यम अवधि की ऋण वित्तीय सहायता योजना है। योजना का मुख्य मकसद कटाई के बाद प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रोजेक्ट्स को ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी का सहारा दिया जाता है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस रिसर्च सेंटर के शुरू होते ही देश में नदी डॉल्फिन्स के संरक्षण को मजबूती मिलेगी। जानकारों के मुताबिक अगर यह केंद्र शुरू होता है तो डॉल्फिन का संरक्षण वैसे ही किया जा सकेगा जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों का संरक्षण होता है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। कंजर्वेशन के लिहाज से ही इसे वन्य जीव संरक्षण कानून की पहली अनुसूची में जगह दी गई है। IUCN ने भी स्थिति को देखते हुए इसे अपनी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। गंगा नदी डॉल्फिन दुनिया में पाई जाने वाली ताजे पानी की डॉल्फिन स्पीशीज में से एक है। इसके अलावा 3 और प्रजातियां हैं। यांगजी नदी डॉल्फिन, पाकिस्तान में सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन और दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी की डॉल्फिन। इसमें यांगजी नदी डॉल्फिन के बारे में बताया जाता है कि यह अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें चीन में कुछ सालों पहले देखा गया था। गंगा नदी डॉल्फिन भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। यह जीव आंख से देख नहीं सकता, इसलिए अपने भोजन के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करता है। इको लोकेशन एक खास तकनीक है जिसका इस्तेमाल कुछ जीव रिफ्लेक्टेड साउंड के जरिए किसी वस्तु की लोकेशन का पता लगाने में करते हैं। यह तकनीक जीवों को नेविगेट करने, शिकार करने आदि में मददगार है। चमगादड़, वेल, कुछ खास छुछुंदर और कुछ चिड़िया आदि इको लोकेशन का ही सहारा लेते हैं। इस नदी डॉल्फिन का वजन 150 केजी तक हो सकता है। इनमें मादाओं का आकार नर के मुकाबले बड़ा होता है। मादाएं लगभग 10 से 12 साल के बीच सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड 9 से 11 महीनों का होता है। मादाएं 2 से 3 सालों में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। भारत में इस नदी डॉल्फिन के आवासों के लिए 8 नदियों की पहचान की गई है। ये नदियां हैं गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र और कुल्सी नदी। कुल्सी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। UNCBD ने विकासशील देशों में प्रकृति संबंधी सुधारों के लिए और $200 बिलियन की मांग की है। UNCBD से यहां मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से है। दरअसल हाल ही में नया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है, जिसमें इस मांग को भी सामने रखा गया है। इस फ्रेमवर्क में प्रकृति के संरक्षण के लिए एक वैश्विक गाइडलाइन तैयार की गई है। साथ ही 2020 से 2030 के दौरान इंसानों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। नए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य रखे गए हैं, जिन्हें 2050 तक पाने का टारगेट रखा गया है। पहला है जीवों की सुरक्षा इस तरह करना कि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके और गिरती जैव विविधता में सुधार किया जा सके। दूसरा है संरक्षण यानी कंजर्वेशन के रास्ते प्रकृति को इस तरह बचाना कि इंसानों तक प्रकृति की सेवाएं पहुंचती रहें। तीसरा लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों तक आनुवंशिक संसाधन यानी जेनेटिक रिसोर्सेज सही तरीके से पहुंच सकें। और आखिरी लक्ष्य है विजन 2050 को पाने के लिए वित्तीय साधन और दूसरे साधनों के बीच गैप को कम करना। इन सब के अलावा फ्रेमवर्क में यह भी बताया गया है कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तरह के इंसेंटिव को रेगुलेट करने की जरूरत है। हमें लक्ष्य रखना होगा कि इनमें हर साल कम से कम $500 बिलियन की कमी हो। हमने इस खबर की शुरुआत में UNCBD का जिक्र किया था। आपको बता दें कि 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के इस कन्वेंशन को अपनाया गया था। हालांकि इसे साल 1993 में लागू किया गया। इस कन्वेंशन के 3 उद्देश्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैव विविधता के सभी कंपोनेंट्स का सतत रूप से इस्तेमाल। और तीसरा, जेनेटिक रिसोर्सेज के उचित और बराबर वितरण को सुनिश्चित करना। इंसानों और वन्य जीवों के बीच झड़प की बात अब आम हो चुकी है। इससे बड़ी प्रजातियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है अ फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि अब मानव वन्य जीव संघर्ष प्रजातियों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसका असर बाघ, तेंदुआ, हाथी, पोलर बेयर जैसे जीवों पर काफी ज्यादा पड़ा है।
ज्यादा दूर नहीं, भारत सरकार के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो पता चलता है कि 2014-15 से 2018-19 के बीच 500 से ज्यादा हाथी मारे गए हैं। इनमें भी ज्यादातर इंसानों के साथ झड़प का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां इंसानों और जानवरों के बीच सबसे ज्यादा झड़पें होती हैं। इसकी मुख्य वजह है भारत दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहां बाघ, एशियाई हाथी, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई शेर भी बड़ी संख्या में हैं। रिपोर्ट से जुड़े जानकारों के मुताबिक इतने बड़े स्तर पर जंगल काटे गए हैं कि हाथियों के मूल निवास सिकुड़कर अब 3 से 4% ही रह गए। ऐसे में ये जीव मानव बस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही हाथी या कोई दूसरा जीव फसल आदि को नुकसान पहुंचाता है, लोग अपने बचाव में इन पर हमला कर देते हैं। इन झड़पों को कम करने के लिए रिपोर्ट में असम के सोनितपुर जिले का उदाहरण पेश किया गया है। यह मॉडल 2003-4 में WWF इंडिया ने ही विकसित किया था। इसके तहत यहां कई कम्युनिटीज को राज्य वन विभाग से सीधा जोड़ दिया गया। लोगों को यह सिखाया गया कि किस तरह वन विभाग के साथ मिलकर हाथियों को खेतों से दूर रखा जा सकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड बनाए जाते हैं। साथ ही कुछ हाथियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। इन प्रशिक्षित हाथियों को कुनकी कहा जाता है, जो इन स्क्वाड की मदद करते हैं। भूटान के साथ अपने बेहतर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिहाज से भारत ने भीम UPI सेवा शुरू की है। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ने मिलकर भूटान में भीम UPI की सेवा लॉन्च की। भारत ने यह पहल भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत शुरू की है। भीम UPI के अलावा भी दोनों देश डिजिटल भुगतान की दिशा में पहले ही रुपे कार्ड्स में इंटरऑपरेटिबिलिटी को शुरू कर चुके हैं। यहाँ भीम UPI से जुड़ी कुछ बातों को जानना जरूरी है। अक्सर UPSC और स्टेट PCS में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते रहे हैं। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक पेमेंट सिस्टम है जिसमें अलग अलग बैंक अकाउंट्स को ही एक मोबाइल नंबर से जोड़ दिया जाता है। भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। दरअसल भीम एक ऐप है जो UPI के जरिए काम करती है। इस ऐप के जरिए हम मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल कर भुगतान कर सकते हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो UPI को व्यक्ति के अकाउंट का पता लगाने में मदद करता है। भीम ऐप में 3 स्तर पर ऑथेंटिकेशन होता है। सबसे पहले इस बात की जांच होती है कि मोबाइल में डले हुए सिम का मोबाइल नंबर वही है जो बैंक में रजिस्टर्ड है। एक SMS के जरिए इस बात की जांच हो जाती है। इसके बाद यह देखा जाता है कि संबंधित बैंक UPI एनेबल्ड बैंक है या नहीं। इन सब के बाद आखिर में ग्राहक से UPI पिन बनाने को कहा जाता है। इस UPI पिन का ही इस्तेमाल भुगतान करते समय हम करते हैं। ब्रिक्स देश अब नवाचार क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की साइंस एंड टेक स्टीयरिंग कमेटी की 12वीं बैठक हुई। इस बैठक को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ही होस्ट किया था। इसमें सभी सदस्य देशों के संबंधित मंत्रालयों और एजेंसीज ने हिस्सा लिया। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में सभी सदस्यों ने STI आधारित ब्रिक्स इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान 2021 से 24 पर अपनी सहमति जताई। यहाँ STI से मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से है। इस एक्शन प्लान को भारत ने सामने रखा था। भारत ने प्रस्ताव रखा है कि सभी देश इस एक्शन प्लान के तहत नवाचार सिस्टम के अपने अपने अनुभवों को साझा करें। इस साल प्रस्ताव पर सभी देशों ने मिलकर 10 मुख्य थीमेटिक एरियाज पर चर्चा की। इसमें खास तौर से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, पर्यावरण एवं प्रदूषण समस्याओं जैसे विषय शामिल रहे। इन सभी बातों के अलावा ब्रिक्स के सभी सदस्य ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित थीमेटिक एरियाज पर भी सहमत हो गए हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के 6ठे एडिशन का आयोजन इसी साल सितंबर महीने में होना है। पिछले दिनों देश के कई इलाकों से आकाशीय बिजली के चलते मौत की खबरें सामने आई। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखा गया है। आज हम समझेंगे कि आकाशीय बिजली चमकती कैसे है और चमकने के साथ आवाज क्यों पैदा होती है। दरअसल भारत में मानसून के आने से पहले और मानसून के दौरान थंडर स्टॉर्म यानी तड़ित झंझाओं का आना आम बात है। थंडर स्टॉर्म में हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश होती है। हालांकि कभी कभी ओले भी गिर सकते हैं। बता दें कि जल की बड़ी बड़ी बूंदों की वजह से ही बिजली पैदा होती है। हर एक बूंद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मात्रा बराबर रहती है तो ये न्यूट्रल अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही बूंदें टूटती हैं तो कहीं पर पॉजिटिव तो कहीं पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। जब थंडर स्टॉर्म अपने मैच्योर लेवल में होता है तब बादलों के निचले भाग में नेगेटिव बिजली और ऊपरी भाग में पॉजिटिव बिजली होती है।
इस अवस्था को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सेंटर कहते हैं। इन केंद्रों के ऊपरी और निचले भाग के तापमान में काफी ज्यादा अंतर होता है। इस अंतर की वजह से ही तनाव काफी बढ़ जाता है और प्रकाश की रेखाएं चमकने लगती हैं। इन्हें ही हम बिजली चमकना कहते हैं। अब बिजली चमकने के साथ ही बड़े स्तर पर ऊष्मा पैदा होती है, जिससे तापमान अचानक बढ़ जाता है। इसी दौरान वायु तेजी से आसपास फैलने लगती है, जिससे भयंकर आवाज होती है, जिसे हम बादलों का गर्जन कहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। यह गार्डन इस जिले के चकराता नगर के देववन में बनाया गया है। देववन चूंकि एक कम प्रदूषित क्षेत्र है और यहाँ आर्द्रता का स्तर भी अच्छा है, इसलिए इस तरह के गार्डन के लिए इस जगह को चुना गया। देववन देवधर और ओक वृक्षों के लिए जाना जाता है। इस गार्डन में लाइकेन, फर्न्स और फंगी की 50 से ज्यादा प्रजातियों को लगाया गया है। देववन की परिस्थितियां इन प्रजातियों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। अब हम क्रिप्टोगेमी के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टोगेमी का मतलब है हिडन रिप्रोडक्शन, यानी छुपा हुआ प्रजनन। यानी इसमें न ही किसी बीज और न ही किसी फूल का उत्पादन होता है। क्रिप्टोगैम्स नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। पौधे की तरह दिखने वाले ये ऑर्गेनिज्म स्पोर्स यानी बीजाणु के जरिए प्रजनन करते हैं। यानी प्रजनन में बीज या पुष्प की भूमिका नहीं होती। इस ग्रुप में खास तौर पर शैवाल यानी एल्गी, ब्रायोफाइट, लाइकेन, फर्न्स और फंगस आते हैं। हर साल की तरह इस साल के लिए भी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट जारी हो चुकी है। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि एक साल के दौरान लोगों की भोजन तक पहुंच की स्थिति आखिर क्या है। इसके अलावा रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भूख को मिटाने, खाद्य सुरक्षा और पोषण के स्तर में कितने सुधार हुए हैं। यह एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसे तैयार करने में कई वैश्विक संस्थाओं की अहम भूमिका है। इनमें शामिल हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में करीब 2.37 बिलियन लोग ऐसे रहे जिनकी पर्याप्त भोजन तक पहुंच नहीं हो सकी। यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले 320 मिलियन ज्यादा है। इसे दूसरे तरीके से समझें तो पिछले साल हर 3 में से एक व्यक्ति की पर्याप्त भोजन तक पहुंच नहीं थी। इस बार की रिपोर्ट में कोरोना का असर छाया रहा। इसमें बताया गया है कि 63 कम और मध्यम आय वाले देशों में लोगों की आय में भारी कमी आई है। इसका सीधा असर लोगों के आहार पर देखा गया। आय कम होने का ही नतीजा रहा कि लोग अपने लिए हेल्दी फूड भी नहीं खरीद सके। कोरोना महामारी के चलते ही ऐसे लोगों की संख्या में सीधे 141 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ है। हालांकि 2020 में खाद्य पदार्थों के दाम जिस तरह आसमान छू रहे थे, वह भी एक वजह है कि लोग पोषक पदार्थों को नहीं खरीद सके। वहीं 2019 में ज्यादातर समय में पोषक आहार की लागत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से $4 से भी ज्यादा रही। यह आम कीमतों से कहीं ज्यादा है। बढ़ती गरीबी के चलते खाद्य सुरक्षा संकट पर ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 में भी चिंता जाहिर की गई है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। खतरनाक रसायनों के चलते होने वाली मौतों पर WHO ने नए आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच इस तरह की मौतों में 29% का इजाफा हुआ है। 2019 में खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से लगभग 2 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हर रोज लगभग 4000 से 5000 लोग खतरनाक रसायनों से गैर इरादतन संपर्क के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें बच्चों और युवाओं की संख्या ज्यादा है। लिहाजा इस तरह के खतरों से बचने के लिए WHO ने कड़े रेगुलेशन पर जोर दिया है। वहीं रसायनों के मामले में एक असरदार गवर्नेंस की बात भी कही गई है। भारत को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। भारत की रसायन नीति साल 2012 से ही अटकी पड़ी है। आपको बता दें कि खतरनाक रसायन हवा, जल, मृदा काम करने की जगह किसी उत्पाद आदि सभी में हो सकते हैं। खतरनाक रासायनिक तत्वों में आर्सेनिक, लेड, बेंजीन, क्रोमियम, कैडमियम, टोल्यून, जिंक, मरकरी, कीटनाशक और कचरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। ग्राउंड वाटर आर्सेनिक का मुख्य स्रोत है और अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इंसान करते हैं तो इससे हृदय संबंधी रोग और कैंसर तक हो सकता है। लेड की बात करें तो इसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य को खासा नुकसान होता है। इससे बच्चों का दिमागी विकास भी रुक सकता है। टोल्यूइन की वजह से इंसान की किडनी तक को नुकसान हो सकता है। वहीं बेंजीन बोन मैरो डैमेज और एनीमिया का कारण बन सकता है। इन सभी रसायनों में मरकरी को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा सकता है। मरकरी से व्यक्ति के नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान हो सकता है। आइए अब जल्दी से डालते हैं नजर आज की बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर।
तो इस बुलेटिन से जुड़े 5 प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों की लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों दोनों का पुनर्समायोजन अनुच्छेद 82 में दी गई प्रक्रिया के तहत संपन्न होता है। दूसरा कथन, इन सीटों का पुनर्समायोजन निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दूसरा प्रश्न, तड़ित झंझावात के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? पहला कथन है, तड़ित झंझावात में वायु की दिशा अधोगामी यानी डाउनवर्ड होती है। दूसरा कथन, इनमें प्रायः मूसलाधार और अल्पकालिक वर्षा होती है। तीसरा कथन, इनमें आकाशीय बिजली का चमकना विद्युत आवेशों के मध्य अत्यधिक तीव्रता के कारण संपन्न होता है। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। कूट हैं केवल एक, केवल दो और तीन, या केवल एक और तीन। तीसरा प्रश्न, संघ की मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन, विघटन एवं कार्यों का संचालन निम्नलिखित में से किस विधान में उल्लिखित हैं? ऑप्शन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 77(3), भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, आर्थिक जानकार प्रायः इस बात की अनुशंसा करते हैं कि स्वर्ण की अपेक्षा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अधिक उचित है। निम्नलिखित में से कौन से कारण ऐसी अनुशंसा को तर्कसंगत बनाते हैं? पहला, स्वर्ण की संभावित अशुद्धता एवं असुरक्षा का भय। दूसरा, सरकारी प्रतिभूतियों की वृहत परिपक्वता अवधि परास यानी रेंज। द्वितीयक, बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की आसान बिक्री, या गारंटीकृत मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन है केवल एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, या फिर एक, दो, तीन और चार। पांचवा प्रश्न, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। प्रिय व्यूअर्स, इन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इनसे जुड़े जवाब व्याख्या सहित आपको अगले हफ्ते के बुलेटिन की PDF के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि इनसे जुड़े जवाब आपको इस बुलेटिन में ही मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई अन्य जानकारी होती है तो हम उसे व्याख्या में कवर करेंगे। तो चलिए अब मैप सेक्शन पर नज़र डालते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले बुलेटिन में हमने आपसे नाइजर के बारे में बात की थी। तो नाइजर इन दिनों चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूनिसेफ ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है और यूनिसेफ ने बताया है कि यहाँ के लाखों लोगों को मानवीय सहायता की ज़रूरत है। तो आइए अब मैप पे इसको देखते हैं। नाइजर दरअसल अफ्रीकी महाद्वीप का एक हिस्सा है जो एक लैंडलॉक्ड देश है। यह अफ्रीका के मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है और इसकी सीमा 7 देशों के साथ लगती है। ये देश हैं उत्तर पूर्व में लीबिया, उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया, पूर्व में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया, दक्षिण पश्चिम में बेनिन और बर्किना फासो, और पश्चिम में माली। नाइजर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, यानी हम इसे कहेंगे यह उत्तर और पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र से संबद्ध है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध से मतलब हुआ कि विषुवत रेखा के उत्तर में, और पूर्वी गोलार्ध से मतलब हुआ कि 0 डिग्री देशांतर के यह पूर्व में अवस्थित है। तो अब बात करते हैं इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो इसका उत्तरी क्षेत्र पर्वतीय और रेगिस्तानी भाग मौजूद है यहाँ पर, और इसका जो दक्षिणी भाग है वह कृषि से संबद्ध क्षेत्र है। हालांकि इसका जो बीच का हिस्सा है वह चारागाह भूमि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नाइजर की जो प्रमुख नदी है वह है नाइजर नदी। इसकी राजधानी नियामे है। तो नाइजर नदी की अगर हम बात करें तो नाइजर नदी गिनी से शुरू होकर उत्तर पूर्व में बहती है और माली तक जाती है, जिसके बाद यह माली से होते हुए नाइजर से गुजरती है और यहाँ की जो राजधानी है नियामे, इसको भी छू करके जाती है। इसके बाद यह नाइजर और बेनिन के बीच में एक सीमा बनाती है और नाइजीरिया से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है, जहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी मौजूद है।
ये अटलांटिक महासागर का पूरा भाग है। अब बात करते हैं चाड झील के बारे में। चाड झील यहाँ पर अवस्थित है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि यह झील सूखती जा रही है। अगर हम इसको एक अलग मैप पर देखें तो ये कुछ इस तरीके से एक बहुत ही कम क्षेत्र में बची हुई है। हालांकि यह जो झील है यह 4 देशों के बीच में मौजूद है। ये 4 देश हैं नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून। ठीक है, अगर हम इन्हें इस मैप में देखें तो और स्पष्टता दिख सकता है हमें कि ये झील यहाँ पर मौजूद है। तो अब बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। इसका जो उत्तरी क्षेत्र है यह शुष्क होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी गर्म माहौल रहता है, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर साहेलियाई जो जलवायु है उसका प्रभाव रहता है। इसके चलते कभी कभी यहाँ कम समय के लिए वर्षा होती है। ये साहेलियाई जलवायु यहाँ पर पूरा हिस्सा मौजूद है। तो ये इस जलवायु की बात हुई। तो अब हम जिक्र करते हैं अगले मैप सेक्शन के लिए। तो यह एक अफ्रीकी देश ही है, दक्षिण सूडान। हाल ही में इसने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसकी राजधानी के बारे में बताना है। तो ये था आज का मैप सेक्शन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच रेल परिवहन को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला है। सभी कंटेनरों को भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक ले जाने के लिए भारतीय रेल नेटवर्क का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह उदारवादी कदम बाजार की शक्तियों को नेपाल में रेल के जरिए माल ढुलाई के क्षेत्र में उतरने की अनुमति देगा। महाराष्ट्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए अपने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव को शुरू करने की बात कही है। इसके साथ ही यह कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद दवाओं को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 18 फाइलेरिया एंडेमिक जिले हैं। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के 2 स्तंभों में से एक है, जिसके तहत साल में एक बार पात्र आबादी को फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी फाम मिन चिन को वियतनाम का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्र एक खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित हिंद महासागर क्षेत्र के समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। इसलिए भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। दोनों ने यूएनएससी सहित निकट सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। हाल ही में श्रीनिवास मूर्ति को कर्नाटक के लिए वियतनाम का ऑनररी कॉन्सल जनरल नियुक्त किया गया है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। भारत अपनी अर्थव्यवस्था में पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जो एक बड़ी चुनौती है। एलएनजी एक स्वच्छ और लागत प्रभावी ईंधन है जो रसद लागत को कम करने में सक्षम है। इसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने की भी संभावना है। एलएनजी भविष्य का ईंधन है और परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाएगा। आपको बता दें कि देश का पहला एलएनजी प्लांट बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा नागपुर जबलपुर हाईवे के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। हाल ही में क्यूबा ने दुनिया का पहला कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन सोबराना 2 विकसित किया है। क्यूबा संचालित निगम बायोफार्मा ने कहा कि स्वदेश में निर्मित सोबराना 2 वैक्सीन चरण 3 परीक्षणों में 91.2% प्रभावी साबित हुई है। आपको बता दें कि क्यूबा के ही एक अन्य टीके अब्दुल्ला ने अपने अंतिम चरण के परीक्षणों में 92.8% की प्रभावकारिता दिखाई थी। ये दोनों सब यूनिट टीके हैं, जिसका अर्थ है कि वायरस का एक हिस्सा एंटीजन बनाता है और दूसरा निर्माण से जुड़ा है। सोबराना 2 वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन रासायनिक रूप से टेटनस टॉक्सोइड से जुड़ा होता है, जिससे यह एक संयुग्मित टीका यानी कॉन्जुगेट वैक्सीन बन जाता है। इसका डिजाइन और निर्माण ऐसे किया गया है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की रेगुलर रेफ्रिजरेशन सेटिंग में संग्रहित करके रखा जा सकता है।
हाल ही में ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने घोषणा की कि उनकी भुगतान फर्म स्क्वायर जल्द ही बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए एक हार्डवेयर वॉलेट का निर्माण करने जा रही है। यह वॉलेट बिल्कुल यूएसबी पेन ड्राइव की तरह एक प्रकार का प्लग इन डिवाइस होगा। यह उपयोगकर्ता की क्रिप्टो संपत्ति को स्टोर, प्रबंधित और सुरक्षित करने में मदद करेगा। इस हार्डवेयर वॉलेट पर पासवर्ड या की के साथ सब कुछ बैकअप या एक्सेस किया जा सकेगा। हार्डवेयर एक छोटे पोर्टेबल प्लग इन डिवाइस के रूप में है जो उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने की अनुमति देता है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी कुंजियों को 2 प्रकार के वॉलेट में संग्रहित किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL ने अपने 7 चुनिंदा ओपनकास्ट खानों में खदान प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ऐसा करने के पीछे CIL का प्रमुख उद्देश्य खानों में त्वरित प्रदर्शन और उत्पादन को बढ़ाना है। इस कदम से प्लानिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, संचालन से लेकर प्रेषण तक उत्पादकता और दक्षता बढ़ाई जा सकेगी। सलाहकार चिन्हित खानों से 100 मिलियन टन के कोयले के उत्पादन में वृद्धि का आश्वासन देते हुए डिजिटलीकरण और प्रक्रिया उत्कृष्टता के कार्यान्वयन का नेतृत्व और समर्थन करेगा। इस कदम से सड़क अवरोधों को दूर करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य कम लागत पर अधिक मात्रा में कोयला निकालना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए ह्यूमन जीनोम एडिटिंग पर नई सिफारिशें जारी की हैं। WHO ने 2 नई सहयोगी रिपोर्टें जारी की हैं जो मानव जीनोम एडिटिंग को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक उपकरण के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये मानव जीनोम पर WHO द्वारा दी गई पहली वैश्विक सिफारिशें हैं। मानव जीनोम एडिटिंग के संभावित लाभों में तेज और अधिक सटीक निदान, अधिक लक्षित उपचार और आनुवांशिक विकारों की रोकथाम शामिल है। ये सिफारिशें सुरक्षा, प्रभावशीलता और नैतिकता पर भी जोर देती हैं। समिति के 18 सदस्यों द्वारा 2 वर्षों में प्रतिवेदन तैयार किया गया। ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के संभावित लाभों में आनुवांशिक विकारों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए नई रणनीतियाँ, बांझपन के इलाज के नए रास्ते, नए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के नए तरीके, टीके के विकास में योगदान आदि शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने अपनी सभी पात्र आबादी यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के साथ 100% टीकाकरण हासिल कर लिया है। इसमें सभी प्रवासी, अप्रवासी, सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी, होटल श्रमिकों और क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने वाले नागरिक शामिल हैं। लाभार्थी किसी भी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जो लेह के लिए 01982 256 462, कारगिल के लिए 01985 232208 है, उस पर कॉल कर सकते हैं। बता दें कि लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित करने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान अलग अलग कोविड-19 टीकों की मिक्सिंग एंड मैचिंग को लेकर चेतावनी जारी की है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक वैक्सीन के बाद दूसरा शॉट अलग वैक्सीन का लेता है तो यह खतरनाक हो सकता है। वैक्सीन के मिक्स एंड मैच पर अभी सीमित डेटा है और इसलिए ऐसा तभी किया जा सकता है जब हमारे पास इसके पुख्ता चिकित्सीय प्रमाण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है यह एक बहुत अच्छा तरीका हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और इसके बाद फाइजर पर डेटा ही मौजूद है। विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित वैक्सीन से मिक्स एंड मैच से स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी यह कहना मुश्किल है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।